हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्च पैड एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओजोन होल के बारे में। ओजोन के अंदर होल हो गया है, तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इन डिटेल कि ओजोन है क्या, ओजोन किस तरह का कंपाउंड है और ओजोन की जो लेयर एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है उसका धरती के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, और ये जो होल हो गया है ये एक्चुअल में होल है, ये किस तरह से ये होल डेवलप हुआ है, क्या ये परमानेंट है, कहाँ पर डेवलप हुआ है, इस सब चीज के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। कंटेंट्स में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंटेक्स्ट की कि क्यों इस बारे में बात हो रही है, इसी वक्त पे क्यों हो रही है, करंट अफेयर्स में ये क्यों आया। ओजोन के बारे में जानेंगे, ओजोन की लेयर किस तरह से डिप्लीट होती है इसको जानेंगे, और ओजोन होल जो अंटार्कटिका के ऊपर बना है ये कैसे बना, कब बना, इस सारी चीज के बारे में हम लोग समझेंगे। देन इसके रीजंस क्या हैं और ऐसी कौन सी रेगुलेशंस हैं जो ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है दुनिया के अंदर। फॉर मोर सच करंट अफेयर वीडियोस, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, and for more updates you can follow us on Facebook and Instagram, and if you need the PDF of this video then you can join us on our Telegram channel. Thank you so much. Now let us see the context. देखो हुआ क्या है। अंटार्कटिका के अंदर, अंटार्कटिका कहाँ है, साउथ पोल के ऊपर है। यहाँ पर हर साल ओजोन लेयर जो है वो कुछ एरिया जो है उसका डिप्लीट हो जाता है, वहां पर एक होल बन जाता है। होल इस तरह का आप समझिए कि अगर ये धरती है और अंटार्कटिका है जो लेट्स से यहाँ पर है, ठीक है, तो इसके ऊपर यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर है उसके अंदर ओजोन प्रेजेंट है। ओजोन जो है वो इतने एरिया से गायब हो चुकी है, ठीक है। ये है इन शॉर्ट ओजोन का होल। अब ये कैसे डेवलप होता है, किस तरह से ये काम करता है, पूरा प्रोसेस इसको जानेंगे। तो अभी रिसेंटली ही यूरोपियन यूनियन की कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस ने ये स्टेटमेंट दिया कि ओजोन का जो होल इस बार अंटार्कटिका के ऊपर बना है वो पहले बने हुए ओजोन होल्स में सबसे लार्जर है, सबसे बड़ा इस बार बना है। सो इट्स द लार्जेस्ट वन टिल नाउ, एंड ऑल्सो ये अंटार्कटिका के कॉन्टिनेंट से भी बड़ा हो चुका है। सो अगर अंटार्कटिका का एरिया इतना है तो उसके ऊपर जो होल है वो अंटार्कटिका के लैंड मास से भी बड़ा है। So after growing considerably in the past week, the hole is now larger than 75% of the previous year. तो पिछले बार से 75% बड़ा है। Previous years ozone holes at the same stage of the season since 1979. तो 1979 से हम ये फिनोमेना जो है अंटार्कटिका के ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ओजोन की जो लेयर है उतने हिस्से से गायब हो जाती है, और इसके बाद से ये जो होल होता है, ये जो डिप्लीट होती है ओजोन लेयर, ये साल दर साल और ज्यादा बड़ी होती जा रही है। ये देखें 1979 के अंदर बहुत ही लाइट था ये चीज, 80s में और थोड़ा बड़ा हुआ, 81, 82, 83, 84, एंड नाउ इट्स लार्जर देन द साइज ऑफ अंटार्कटिका। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अंटार्कटिका का कॉन्टिनेंट से भी बड़ा है यहाँ पर ये होल। अब ओजोन होल को हम लोग जान लेते हैं थ्रू अ शॉर्ट वीडियो। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया समझ में आएगा कि ये किस तरह से प्रोसेस हो रहा है। इसके बाद हम इन डिटेल देखेंगे कि ओजोन है क्या और ओजोन लेयर डिप्लीट कैसे होती है। इस वीडियो के थ्रू आप लोगों ने कुछ बातों को यहाँ पर समझा। पहला आपने ये समझा कि ये जो होल बनता है ये परमानेंट नहीं रहता, कुछ टाइम के लिए ये बनता है, उसके बाद वापस से यहाँ पर ये कवरेज बन जाती है, ओजोन वापस से यहाँ पर आ जाती है। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1। सेकेंड थिंग, आप लोगों ने यहाँ पे ये चीज को देखा कि इसका जो रीजन है जिसकी वजह से ओजोन होल बिल्ड होता है, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसी गैसेस हैं जिसकी वजह से ओजोन होल जो है वो डेवलप होता है।
अब ये जो प्रोसेस है कि कुछ ही महीनों के लिए ये हो रहा है, बाद में ये वापस कवर हो जाता है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से किस तरह से ओजोन होल डेवलप होता है, क्या ऐसे रिएक्शंस होते हैं, उसको हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर जानेंगे। उसको पढ़ने से पहले हमें जानना होगा ओजोन क्या है। सो ओजोन इज बेसिकली अ मॉलिक्यूल। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज O3 दैट कंटेन्स 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन लेयर जो है वो पहली बार डिस्कवर हुई 1913 के अंदर। 2 फ्रेंच फिजिस्ट थे, चार्ल्स फैब्रे एंड हेनरी बीसन। इट इज अ हाईली रिएक्टिव गैस, तो बहुत ही जल्दी रिएक्ट करती है। ये पॉइंट दिमाग में रखना है। कोई अगर जल्दी रिएक्ट करने वाली गैस होगी तो मतलब रिएक्शन फास्ट होगा, मतलब उसमें चेंजेस फास्ट आने की पॉसिबिलिटी है, राइट? ओजोन हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल एंड इट इज ब्लू इन कलर। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो। इसके अलावा एक और पॉइंट जो प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ओजोन डे जो है, ओजोन की प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने एक दिन जो है डेडिकेट किया है, which is 16 सितंबर, जो हर साल मनाया जाता है। तो इसको भी आप माइंड में रखिएगा, प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन इसका आ सकता है। तो इस साल भी 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे जो है उसको सेलिब्रेट किया गया। ओजोन जो है दैट्स अ लेयर इन अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर दैट कंटेन्स हाई लेवल्स ऑफ ओजोन। सो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से एक लेयर है उसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। सबसे नीचे है ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीसोस्फेयर, then the rest of them. This layer protects the earth from sun's harmful UV radiations. तो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ये प्रेजेंट होती है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, और ये हमें प्रोटेक्ट करती है UV रेडिएशन से, दैट इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, जो सन से रिलीज होती हैं और ये हार्मफुल होती हैं। ये कैंसर जैसी बीमारियां जो है वो कॉज कर सकती हैं, और धरती पे प्रेजेंट ना ही सिर्फ ह्यूमन बींग्स बल्कि इससे एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो भी अफेक्टेड रहते हैं, क्योंकि ये जो रेज हैं ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि ये धरती पे प्रेजेंट बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाने में बहुत ज्यादा केपेबल है। दिस ओजोन, नाउ हाउ डज इट प्रोटेक्ट्स? इट एब्जॉर्ब्स 97 to 99% ऑफ द यूवी रेडिएशंस। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे तक वो हार्मफुल यूवी रेज पहुंच नहीं पाती। सो इन शॉर्ट, इस ओजोन लेयर का हमारी धरती के लिए होना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो धरती के ऊपर जिंदगी जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स ह्यूमन कम्युनिटी को हो सकते हैं, एनिमल्स जो हैं वो मर सकते हैं, प्लांट्स मर सकते हैं। तो ओवरऑल ह्यूमन कम्युनिटी के साथ साथ पूरा का पूरा धरती आप कह लो कि अफेक्ट हो जाएगी। सो इन द एब्सेंस ऑफ ओजोन लेयर मिलियंस ऑफ पीपल वुड बी अफेक्टेड। जैसे हमने बात करा, स्किन डिजीजेज इंक्लूडिंग कैंसर, और इम्यून सिस्टम्स वीक हो जाते हैं। एनवायरमेंट एडवर्सली अफेक्ट होता है, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, प्लांट्स उतने बेटर प्रोड्यूस नहीं कर पाते। Fauna on earth is also adversely affected by the ozone layer depletion. तो ना ही सिर्फ animals, ना ही सिर्फ human, बल्कि plants also. Now there is 2 type of ozone. One is good ozone, the other is bad ozone. एक ओजोन के बारे में अभी हमने बात किया जो हमें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। देखो, अब गुड ओजोन जो है वो हमें मिलती है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, और बैड ओजोन जो है वो हमें मिलती है ट्रोपोस्फेयर के अंदर। अब इन दोनों को एक बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानो। ओजोन जो हमें ट्रोपोस्फेयर के अंदर मिलती है, मतलब बैड ओजोन जो है, दैट इज प्रेजेंट नियर द अर्थ सरफेस एंड इज हार्मफुल टू लाइफ इन प्लांट्स। ये डायरेक्टली अगर देखो प्रेजेंट होगी ट्रोपोस्फेयर के अंदर, एक तो है नेचुरल, ठीक है, जो ऑलरेडी ही हमारे यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट थी, अर्थ को वो प्रोटेक्ट कर रही थी, हमारे एटमॉस्फेयर में वो है। लेकिन दूसरी जो है, जो ट्रोपोस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, वो नेचुरल नहीं है, वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जनरेट हुई है। तो ये क्या है, डायरेक्टली इट इज हार्मफुल टू लाइफ एंड प्लांट्स। अर्बन स्मॉग जैसी जो चीजें हैं, स्मॉग आपने देखा होगा फॉर्मेशन हो जाती है, उसके अंदर ओजोन का हिस्सा, बैड ओजोन का हिस्सा काफी ज्यादा रहता है। तो अगर आप उसको इनहेल कर लोगे, दैट इज हार्मफुल टू योर लंग्स, दैट क्रिएट्स रेस्पिरेटरी डिजीजेस। नाउ व्हाट इज गुड ओजोन? गुड ओजोन कहाँ प्रेजेंट है? हमने बात किया स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? हमारी जो यूजफुल वाली ओजोन लेयर। इट इज कॉल्ड गुड एज इट एब्जॉर्ब्स द सन्स हार्मफुल यूवी रेडिएशंस। अब देखो, यहाँ पर बैड ओजोन के बारे में बताया हुआ है, ये कैसे फॉर्म होती। ग्राउंड लेवल और बैड ओजोन इज नॉट एमिटेड डायरेक्टली इनटू द एयर, but is created by chemical reactions between नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स प्रेजेंट होती हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे जो volatile organic compounds, that is VOCs शॉर्ट में इसको बोलते हैं, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनकी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, रिएक्टिव रिएक्शन रेट जो है वो हाई है। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड सनलाइट ये रिएक्ट करते हैं एंड दे गिव राइज टू ओजोन विच इज बैड इन नेचर।
ठीक। अब ये जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हैं या वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये कहाँ से रिलीज होते हैं? सो दे आर रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज, जो भी आप इलेक्ट्रिक सामान इस्तेमाल करते हो, मोटर व्हीकल्स हो गए आपके, गैसोलीन वेपर्स हो गए, केमिकल सॉल्वेंट्स होते हैं ऐसे बहुत सारे जहां से गैसेस रिलीज होती हैं। तो ये सारे सारे सोर्सेज हैं इन ऑक्साइड्स के। तो अगर ये एनवायरमेंट में रिलीज होती है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये रिलीज हो रही है एनवायरमेंट में, तो ये जो ऑक्साइड्स और ये वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब इनके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो उसके बाद रिएक्शन होता है और वो बैड ओजोन को जनरेट करती है। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है, हम जो ओजोन लेयर डिप्लीशन की बात कर रहे हैं, दिस इज गुड ओजोन, ठीक है, ये बैड ओजोन के बारे में बात नहीं हो रहा है। ओके, पॉइंट नंबर 1 तो ये दिमाग में रखना है कि जिस ओजोन लेयर को बचाने की बात हम कर रहे हैं वो स्ट्रेटोस्फीयर वाली ओजोन लेयर है। ठीक है, अब ये होता क्या है, ओजोन लेयर डिप्लीशन का मतलब क्या है कि जो ओजोन की लेयर है उसको जितना मोटा होना चाहिए था अब वो उतनी मोटी नहीं रही है, उसकी थिनिंग होनी शुरू हो गई। ठीक है, मतलब धीरे धीरे वो पतली होती जा रही है और एक टाइम के बाद वो गायब हो रही है। ओके, दिस हैपेंस व्हेन सर्टेन केमिकल्स कम इनटू कांटेक्ट विद ओजोन, मतलब ओजोन के साथ आके रिएक्ट करते हैं कुछ केमिकल्स और बाद में उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। अब ये कौन से केमिकल्स हैं उनको देखते हैं। ये जो केमिकल कंपाउंड्स हैं इनको कहते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ये कौन से हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, HCFCs, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म्स, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स एंड हैलोन्स। देखो मेनली इसके अंदर आपको जो कंपाउंड्स मिलेंगे वो मिलेंगे आपको हैलोजेंस के। हैलोजेंस क्या होते हैं? आपने क्लोरीन का नाम सुना होगा, फ्लोरीन का नाम सुना होगा, ब्रोमीन का नाम सुना होगा। तो ये जो ग्रुप के कंपाउंड्स हैं इनको बोलते हैं हैलोजेंस। तो ये काफी रिएक्टिव इन नेचर होते हैं और जब इनका रिएक्शन ओजोन के साथ होता है तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है। ये रिएक्शंस किस तरह से होती हैं इसको हम इस वीडियो में देखेंगे। Now these ozone depleting substances are very harmful and they are also involved in greenhouse gases. तो greenhouse gases का जो ग्रुप है उसके अंदर ये डिप्लीटिंग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस भी इन्वॉल्व हैं और इनका जो लाइफ रहता है ना वो बड़ा ही लंबा है। मतलब अगर एक बार ये एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं तो एनवायरनमेंट के अंदर ये काफी लंबे समय तक सस्टेन करते हैं, ये कहीं डिसॉल्व नहीं होते, कहीं पर ये गायब नहीं होते, तो एटमॉस्फेयर में हवा में ही ये रहेंगे। तो जब तक हवा में रहेंगे तब तक इनके रिएक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, विच इज अगेन बैड थिंग फॉर अस। नाउ सर्टेन नेचुरल कॉजेज आर ऑल्सो देयर जिसकी वजह से ओजोन जो है वो डिप्लीट होती है। वो क्या है? वोल्केनिक इरप्शंस, बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं वोल्केनिक इरप्शंस के दौरान। सनस्पॉट्स, सन से कुछ ऐसी रेज रिलीज होती हैं उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। स्ट्रेटोस्फेरिक विंड्स, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीट होती है, रिएक्शंस होती हैं। लेकिन ये जो कॉज है, ये जो नेचुरल कॉज है, इसकी वजह से होने वाली जो डिप्लीशन है दैट इज ओनली 1 to 2%। इसके अलावा जो 98 to 99% का जो लॉस हमें हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ man-made reasons. Now these ozone depleting substances are present throughout stratospheric ozone layer. पूरी ओजोन लेयर के अंदर इसमें प्रेजेंट है। क्यों है ऐसा? क्योंकि देखो हमने जैसे बात करी कि इनका जो लाइफ है वो बहुत लंबा है, तो धीरे धीरे क्या होता है, हवा जब रोटेट करती है, हवा ब्लो करती है जब एटमॉस्फेयर में, तो आपको पता है अलग अलग तरह की विंड्स आपने ज्योग्राफी में पढ़ी हैं, तो इन विंड्स की वजह से दे गेट ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट डिस्टेंसेस। तो अगर रिलीज हो रही है एक जगह के ऊपर, वो आपको एमिशन ये नहीं है कि उसी जगह पे मिलेगी, उसके पार्टिकल्स आपको आसपास वाले एरियाज, इनफैक्ट टू अदर कॉन्टिनेंट्स ऑल्सो हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक एयर सर्कुलेशन की वजह से, मोशंस की वजह से ये अलग अलग जगह पर पाई जा सकती हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका बना कैसे, है ना? तो अंटार्कटिका तो देखो एकदम साउथ पोल में है, राइट? सदर्न मोस्ट पोर्शन जो है हमारी अर्थ का, साउथ पोल जो है हमारा अंटार्कटिका, वहां पे प्रेजेंट है, जहां पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, ह्यूमन काइंड का प्रेजेंस नहीं है। तो वहां तक ऐसी गैसेस जो है वो कैसे पहुंची, कैसे उधर की ओजोन जो है वो अफेक्ट हुई और बाकी एरियाज की नहीं हुई? आर्कटिक पे ऐसा नहीं हुआ, है ना, नॉर्थ पोल पे ऐसा नहीं हुआ, अंटार्कटिका पे ही ऐसा क्यों हुआ? इन सब के रीजंस जो हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, इसके लिए अंटार्कटिका के अंदर कुछ ऐसी स्पेसिफिक एटमॉस्फेरिक कंडीशंस प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से अंटार्कटिका जो जगह है वो एकदम प्रोबेबल बन जाती है ओजोन लेयर की डिप्लीशन के लिए। यहाँ पर सुटेबल कंडीशंस जो हैं वो पैदा हो जाती हैं जिसकी वजह से इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा होता है। तो हालांकि हमने बात करी कि वहां पे इंडस्ट्रीज नहीं है, वहां एमिशंस नहीं होते, लेकिन बाकी दुनिया के अंदर जो एमिशंस होते हैं वो अंटार्कटिका तक पहुंच जाते हैं। अंटार्कटिका का ऊपर जो स्ट्रेटोस्फेयर है
वहां तक पहुंच जाती है ना। ओजोन डिप्लेशन कंसिस्ट ऑफ अ मच लार्जर स्प्रिंग टाइम डिक्रीज इन स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन अराउंड अर्थ्स पोलर रीजन्स व्हिच इज रेफर्ड टू एज ओजोन होल। तो एक्चुअल में अब ये ओजोन होल क्या है इसको देख रहे हैं हम लोग। तो होता क्या है कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन जो प्रेजेंट है एंटार्क्टिका के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज एंटार्क्टिका, तो अर्थ के ऊपर जो यहाँ पर ओजोन लेयर प्रेजेंट है ये गायब होना शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से ओजोन लेयर धीरे धीरे डिप्लीट होती रहती है। और ये जो होने का मौसम है जिस वक्त पर ये चीज होती है दैट इज स्प्रिंग टाइम। मतलब स्प्रिंग का सीजन जब आता है उस वक्त पे यहाँ पर ओजोन लेयर का डिप्लीशन जो है वो तेज हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है उसको देखें। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द रीजंस। ओजोन होल occurs because of special atmospheric and chemical conditions here, जो और कहीं ग्लोब पर नहीं मिलती। ठीक है, तो जो कॉज है इसका इस होल के बनने का दैट इज अनयूजुअल वेदर एट द पोल्स। ये पोल्स पे ही ऐसी कंडीशंस होती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आर्कटिक के ऊपर ये होल नहीं बनता, वहां पर भी बनता है, लेकिन वहां का जो होल है वो छोटा बनता है, जल्दी रिकवर हो जाता है। और अंटार्कटिका का जो होल है कंपैरेटिवली वो लंबे समय तक चलता है और बड़ा होल बनता है। इसके रीजन क्या है देखेंगे। द पोलर वॉर्टेक्स। अब ये पोलर वॉर्टेक्स इसका एक रीजन है। द पोलर वॉर्टेक्स हैज बीन रिकॉर्डेड टू बी एक्सट्रीमली पावरफुल एंड टेम्परेचर्स इनसाइड इट हैव बीन वेरी कोल्ड। पोलर वॉर्टेक्स क्या है? एक ऐसा हवा का यहाँ पे सर्कुलेशन बनता है, ऐसा मोशन बनता है पोल्स के ऊपर कि इतनी तेजी से विंड्स यहाँ पे रोटेट करती हैं कि जो वहां पर उस पोल के अराउंड जो एक्यूमुलेशन ऑफ द गैसेस हो चुका है ऑलरेडी बिकॉज ऑफ द अदर एयर मोशंस, इस पोलर वर्टेक्स की वजह से वो वहीं पर कॉन्सेंट्रेट होके रह जाती हैं और बाकी जो आसपास एयर ब्लो कर रही है उसके साथ वो मिक्स नहीं हो। ठीक है, जिसकी वजह से जो केमिकल गैसेस रिलीज हुई थी और बाकी एरिया से यहां तक पहुंची थी, वो जब पोलर वॉर्टेक्स की कंडीशन आती है, पोलर पोल्स में बहुत ठंड हो जाती है इस वक्त पे जो विंड ये ब्लो करती है, तो वो जो गैसेस है उनको कहीं रास्ता नहीं मिलता निकलने का, इतनी तेज ये आसपास रोटेट कर रही होती है, स्ट्रीम जो है पूरी रोटेट कर रही होती है कि वो गैसेस वहीं पे कॉन्सेंट्रेट होकर रह जाती हैं। तो जब वहां पे कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिएक्शन विद द ओजोन लेयर इंक्रीजेस। ठीक है, ओके, नाउ सी होगा क्या कि टेम्परेचर जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉल करने लग जाता है और बहुत ही ज्यादा ठंडी यहाँ पर कंडीशंस हो जाती हैं। तो ये जो यहाँ पर अब ठंडक हुई, ये जो यूनिक कॉकटेल बना यहाँ पे इस वॉर्टेक्स की वजह से, इससे क्या होता है यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप के क्लाउड्स फॉर्म होते हैं जिनको कहते हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। तो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ये क्लाउड्स फॉर्म होते कहाँ पे? सिर्फ पोल्स के ऊपर। ठीक है, इनके अंदर अब क्या होता है? इनके अंदर कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं, ये एक ऐसा ग्राउंड बन जाता है, ये जो क्लाउड्स रहते हैं इनके अंदर वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, सूटेबल कंडीशंस ये प्रोवाइड करता है उसको, जिसकी वजह से ओजोन जो है वो धीरे धीरे डिप्लीट होती है। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द रीजन दिस पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, जिसकी वजह से ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं इनका रिएक्शन होता है ओजोन के साथ एंड दैट इज हाउ ओजोन लेयर गेट्स डिप्लीटेड। ये जो क्लाउड्स हैं इसके बारे में हम और डिटेल में समझेंगे। तो अब देखो बेसिक रिएक्शन क्या हो रहा है। फोटो डिसोसिएशन। फोटो मतलब लाइट का इन्फ्लुएंस यहाँ पर है। लाइट जब फॉल करेगी यहाँ पर तो कुछ यहाँ पर बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक होंगे, कुछ रिएक्शंस यहाँ पर होंगी। हो क्या रहा है देखो। फोटो डिसोसिएशन दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट, लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, of ozone depleting substances like halocarbons, refrigerants, solvents, propellants। तो जितने भी ये जो हम रिलीज कर रहे हैं गैसेस, जो भी हार्मफुल गैसेस हमने पहले बात करी थी ODS का, they will create free chlorine। क्या क्रिएट करती हैं ये? सिंगल क्लोरीन कंपाउंड बना देती है। मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया, कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स कोई यहाँ पर कंपाउंड था, इसके ऊपर सनलाइट पड़ी जिसकी वजह से एक फ्री क्लोरीन एटम जो है वो हमें मिला। तो ऐसे करके जब बहुत बार बहुत सारे यहाँ पे तो गैसेस प्रेजेंट है, बहुत सारे केमिकल प्रेजेंट है, तो बार बार सनलाइट जब उनके ऊपर पड़ रही है तो वो बहुत सारे क्लोरीन एटम्स रिलीज कर रहे हैं। ये जो क्लोरीन एटम है ये मेन कल्प्रिट है जी। ठीक है, यही है मेन जिसने ओजोन को तबाह करना है। ठीक, अब देखते हैं डिटेल में।
देखो जी, वो कह रहा है एक तरह का ये साइकिल है, विशियस साइकिल है, जिससे बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसको तोड़ नहीं है, ये बार बार रिएक्शन होगा। कैसे हो रहा है उसको देखो। क्या है, एक कॉम्प्लेक्स क्लोरीन का कंपाउंड है, ठीक। सनलाइट इसके ऊपर पड़ी, सनलाइट जब इसके ऊपर पड़ी तो हुआ क्या कि इससे दो क्लोरीन एटम्स अलग हो गए, पीछे बची क्या, दो ऑक्सीजन जो थी वो बाहर निकल गई। इसके बाद क्या हुआ, हर क्लोरीन एटम जाकर O3 इज ओजोन, एक क्लोरीन एटम जाके एक ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ जाके रिएक्ट करेगा। क्लोरीन जो है उसका अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसको एक एटम की जरूरत होती है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। मतलब उसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, सिंपल भाषा में समझो कि क्लोरीन जो है उसको स्टेबिलिटी अटेन जब करनी होती है तो उसको एक एटम की जरूरत होती है, ठीक है। तो क्लोरीन जब रिएक्ट कर लेगा उसके बाद एक ऑक्सीजन वो ले लेगा, बाकी पीछे बचे दो ऑक्सीजन वो O2 बना के बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद ये जो ClO है ये वापस से जाकर और अपने जैसे ClO से जाकर कंबाइन होगा और फिर से कैसा कंपाउंड बनाएगा, ऐसा Cl2O2। फिर से इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी, फिर से ये ऐसे ही ब्रेक होगा, फिर से क्लोरीन एटम बनेंगे और ओजोन को जाके डिस्ट्रॉय करेंगे। तो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर अब कितने सारे ओजोन प्रेजेंट है ना, जिनसे ये लेयर जो है वो बनी हुई है। अब कितने सारे आप देखो यहाँ पर एक कंपाउंड दो क्लोरीन एटम्स एटलीस्ट रिलीज कर रहा है जो एटमॉस्फेयर से कहीं जाने नहीं वाले। ये जो रिलीज हुए हैं एटम्स हर एक जाके ओजोन को, एक ओजोन मॉलिक्यूल को जाके डिस्ट्रॉय करेगा। वापस से ये कंपाउंड, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ क्लोरीन को, वापस से आया मजे से, फिर से जाके ओजोन को जाके इसने खराब कर दिया। ऐसे करते करते ये जो साइकिल है ये रिपीट होता जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि ये एक क्लोरीन एटम जो है वो कई सारे ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करने में केपेबल है। तो अगर आप थोड़ी सी भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज कर रहे हो ना तो वो एटमॉस्फेयर में बड़े लंबे समय तक चलती है और बड़ा ही घातक जो है वो ओजोन लेयर के लिए साबित होती है। अब देखो यहाँ पर बिना अगर पोलो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स जो है मान लो कि नहीं है तो होता क्या है, अल्ट्रावायलेट लाइट, जैसे अभी हमने बात करा, क्लोरीन जो था उसने रिएक्ट करा ओजोन के साथ, ClO बनाया, बहुत सारे और कंपाउंड्स हवा में प्रेजेंट रहते हैं उनके साथ जाके ऐसे कुछ कंपाउंड्स बना दिए, HCl बना दिया, तो करके ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं। लेकिन जब पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं तो उस वक्त क्या होता है, यही जो कंपाउंड्स बने थे, मान लो ये कहीं पे रिलीज हुए थे हवा के अंदर, ट्रैवल करके आ गए अंटार्कटिका के अंदर पहुंच गए। यहां पर जब ये पहुंचे तो यहाँ तो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स प्रेजेंट थे, यहाँ पर पोलर वॉर्टेक्स आया, पोलर वॉर्टेक्स के आने के बाद ठंडक यहाँ पे इतनी ज्यादा बढ़ गई कि क्लाउड्स बन गए। इन क्लाउड्स के अंदर रिएक्शंस हुई तो क्या हुआ, यहाँ पर Cl2 रिलीज हुआ, Cl2 दो क्लोरीन एटम्स बने, हर क्लोरीन एटम ने जाके ओजोन को यहाँ पर एक ओजोन मॉलिक्यूल को जाके डिस्ट्रॉय किया, अपना ClO बनाया, मिल गए, Cl2O2 फिर से बना दिया और यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। लेकिन इस ऑक्सीजन को कोई फायदा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। वापस से क्योंकि ये जो Cl2O2 है फिर से ये जो दो क्लोरीन एटम्स बनाएगा, फिर से ओजोन को डिस्ट्रॉय करेगा और ये साइकिल चलता रहेगा जैसा अभी पीछे हमने देखा। तो डिटेल में अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं क्या, ठीक है। Polar stratospheric clouds are nacreous clouds, contain water, nitric acid और sulfuric acid। इनके अंदर नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से रिएक्शंस बिकम्स मोर फास्ट। तो क्लोरीन जो है वो टूट जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्लोरीन एटम जो है वो बन जाता है, किसकी हेल्प से, इन एसिड्स की हेल्प से। They are formed mainly during the event of polar vortex in winter, मोर इंटेंस एट साउथ पोल। ये साउथ पोल पे ज्यादा इंटेंस होता है, वहां पे ये कंडीशंस ज्यादा बेटर होती हैं जिसकी वजह से ये बनते हैं। तो रिएक्शंस होती हैं इन क्लाउड्स के सरफेस के ऊपर और यहीं पर बहुत ही रिएक्टिव क्लोरीन जो है वो बनता है। हमने जैसे देखा क्लोरीन के एटम्स बनते हैं और फिर बाद में ये ओजोन को अटैक करते हैं, ClO बनाते हैं, ये भी ClO बनाता है, ये मिलते हैं और वापस से वही रिएक्शंस जो हैं बार बार होती। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये दिमाग में रखना, ये सनलाइट की हेल्प से ही रिएक्शंस जो है हो पा रही हैं। PSCs जो हैं, ये क्लाउड जो हैं, इनके अंदर एसिड्स प्रेजेंट हैं। कैसे एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड।
ये है क्लाउड की फोटो। ये जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं ये आम क्लाउड्स जैसे नहीं होते, दे आर बिट ऑफ शाइनी इन शेड्स। तो अलग अलग कलर्स जो हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं। पोल्स के ऊपर आपको ये देखने को मिलते हैं ज्यादातर, वहीं क्योंकि ये कंडीशंस पैदा होती हैं इनके बनने की। इन दी एंटार्क्टिक विंटर, तो अंटार्कटिका के अंदर जब विंटर्स आती हैं तो मिनिमम डेली टेम्परेचर जो होता है वो जब लोअर हो जाता है, लेस वेरिएबल रहता है, क्योंकि वहां पर इतने वेदर चेंजेस कॉमन नहीं है। देखो अब हम लोग बात करते हैं कि आर्कटिक के अंदर ये इतना कॉमन क्यों नहीं हो रहा है जितना अंटार्कटिका के अंदर हो रहा है, राइट? तो ये इसका रीजन ये है कि अंटार्कटिका के अंदर कंपैरेटिव टू आर्कटिक टेम्परेचर जो है वो लो है। यहाँ पे टेम्परेचर जो है, कंडीशन वेदर की जो है वो ज्यादा वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर ज्यादा चेंजेस नहीं आते, जिसकी वजह से जो गैसेस हैं, जिसकी वजह से जो क्लाउड्स हैं, उनका फॉर्मेशन यहाँ पर हो पाता है। गैसेस यहाँ पर लंबे समय तक स्टे कर पाती है। विंटर टेम्परेचर्स आर लो इनफ फॉर पीएससीज, जैसे हमने बात किया अंटार्कटिका के ऊपर, विच इज अबाउट 5 months। तो 5 महीने की अगर सर्दी रहेगी वहां पे 5 महीने पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स रहेंगे। ऑन दी अदर हैंड आर्कटिक के ऊपर ऐसा नहीं होता है, वहां पर दिस पीरियड इज वेरी वेरी लिमिटेड, इट इज अराउंड 10 to 60 days। तो इतने दिन तक ही वहां पे पीएससीज रहेंगे, होल वहां पे बनेगा। आफ्टर सम टाइम वो पीएससीज जब डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि गर्मियां अगर आ जाएं तो पीएससीज नहीं रहते, ठंडे टेम्परेचर के अंदर ही वो लोग वहां पे रहेंगे, ठीक है। और जैसे ही पीएससीज गए, ओजोन लेयर जो है वापस से बनना शुरू हो जाती है। ओके, सेम फिनोमेना अंटार्कटिका के ऊपर भी होता है, लेकिन अंटार्कटिका के ऊपर क्योंकि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बहुत लंबे समय तक सस्टेन करते हैं, इसी की वजह से ओजोन होल भी काफी लंबे समय तक सस्टेन यहाँ पे करता है। सो दीज क्लाउड्स आर फाउंड मेनली ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ पोलर वॉर्टेक्स, जैसे हमने बात किया इन विंटर। तो जब ये पोल्स के ऊपर ये चेंजेस आते हैं तभी ये चीज होती है। The chlorine catalyzed ozone depletion is dramatically enhanced। तो इस क्लाउड की वजह से और ज्यादा क्लोरीन जो है वो बनने लग जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? इसके पास नाइट्रिक एसिड है, इसके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक। अब एक और चीज भी है जिसकी बात मैंने भी थोड़ी देर पहले करी थी, अब और ज्यादा डिटेल में हम लोग बात करें। आइसोलेटेड कंडीशन, यहाँ पे हवा का जो बहाव है वो ज्यादा तेजी से नहीं होता है, यहाँ पे थोड़ा ठहराव रहता है पोल्स के ऊपर ओवर अंटार्कटिका। Stratospheric air in the polar regions is relatively isolated। तो यहाँ पे ज्यादा मूवमेंट नहीं होती। Isolation comes about because of strong winds। किसकी वजह से? पोलर वॉर्टेक्स की वजह से, क्योंकि वो हवा का बहाव ये पोल्स के ऊपर इतना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग रहते, काइंड ऑफ अ वॉल बन जाती है, जिसकी वजह से अंदर जो गैसेस प्रेजेंट है उनका मोशन इतना ज्यादा हो नहीं पाता। सो विच प्रिवेंट्स, यहाँ पे लिखा है सब्सटेंशियल मोशन ऑफ एयर इनटू और आउट ऑफ द पोलर स्ट्रेटोस्फेयर। तो बाहर और अंदर नहीं जा पाती, मिक्सिंग ऑफ द एयर नहीं हो पाती, तो इसकी वजह से यहाँ पे वो कॉन्सेंट्रेटेड रहती है। सो दिस सर्कुलेशन स्ट्रेंथन्स इन विंटर। ये जो सर्कुलेशन है पोलर वॉर्टेक्स की ये स्ट्रेंथन हो जाती है, स्ट्रेटोस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होने लग जाता है, और जो एयर होती है वो आइसोलेट हो जाती है, जिसकी वजह से आर्कटिक के मुकाबले एंटार्कटिका के ऊपर होल बनने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज होती है, ओजोन डिप्लीशन इंक्रीज होती है। Once this chemical change occur, polar regions from reactions on PSCs, the isolation preserves these changes। Isolation तो बनी हुई है, वहां पे changes हवा के इतने ज्यादा नहीं होते, तो इसकी वजह से वहां पे ये जो change हुआ ना, ये जो ओजोन डिप्लीट हुई, ये भी लंबे समय तक चलती है, फिर हफ्ते भर नहीं months तक चलती है ये। This reaction, however, requires what? It requires sunlight। तो जब सन जो है वो अंटार्कटिका के ऊपर आने लगेगा ड्यूरिंग अर्ली स्प्रिंग, बिफोर द पीएससीज बिगिन टू मेल्ट। तो देखो स्प्रिंग सीजन जो है, मतलब विंटर से लेके स्प्रिंग सीजन का जो टाइम पीरियड है, इस वक्त तक वहां पे पीएससीज रहेंगे। जब तक पीएससीज रहेंगे, ठंडा मौसम जब तक रहेगा तभी तक रहेंगे, तब तक ओजोन जो है उसका होल वहां पर बरकरार रहेगा, वो वहां पर डिप्लीट होती रहेगी। जब वहां पर गर्मियां आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक, तो होगा क्या? पीएससीज बिगिन टू मेल्ट। वहां पे गर्मी की कंडीशन आने की वजह से, अब हमारी जैसी गर्मियां नहीं होती, तो आप उनके हिसाब की गर्मियां सोचो, वो हमारी तो मतलब सर्दियों से भी ज्यादा सर्द होंगी, लेकिन उनकी वहां पे गर्मी कंसिडर की जाती है अकॉर्डिंग टू हमारे जो भी वेदर्स हैं, राइट। तो अंटार्कटिका की जब गर्मी शुरू होती है तो ये पीएससीज जो है मेल्ट करना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से जब क्लाउड्स नहीं रहेंगे तो वो ओजोन जो डिप्लीशन हो रही थी वो भी नहीं होगी, रिएक्शन बंद हो जाएगी। सो व्हेन टेम्परेचर्स आर हाई अप इन द स्ट्रेटोस्फेयर,
स्टार्ट टू राइज कर रहे होते हैं। इन द लेट स्प्रिंग ओजोन डिप्लीशन स्लोज, धीरे हो जाएगी। फाइनली रिएक्शन जो है वो होनी बंद हो जाएगी, ब्रेकडाउन हो जाएगा पोलर वॉर्टेक्स का, और ओजोन जो है वो वापस से अपने नॉर्मल लेवल पर आ जाएगी। सो दिस इज काइंड ऑफ अ टेम्परेरी चेंज, ठीक। लेकिन इस बार जो ओजोन होल बना है वो काफी ज्यादा बड़ा बना है। इसका रीजन, इसका जो आप समझ सकते हैं कि क्या इसके पीछे जिम्मेदार है, हमने जो क्लाइमेट चेंज किया है, हमने जो इतनी सारी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की हैं, हमने जो इतनी सारी गैसेस रिलीज करी हैं एटमॉस्फेयर में, वो यहाँ पर रीजन बन रही हैं इस ओजोन होल के और ज्यादा बड़े बनने का, ठीक है। ओके जी, सो बेसिकली पोलर वॉर्टेक्स खत्म होगा, आइसोलेशन खत्म हो जाएगी, पीएससीज मेल्ट कर जाएंगे क्योंकि वहां पर गर्मियां शुरू हो रही है, एंटार्क्टिक विंटर जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इससे क्या होगा, क्लोरीन और ब्रोमीन के जो केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे थे वहां पे वो नहीं होंगे, ठीक है। फिर से जब वहां पे सर्दियां आएंगी, ये केमिकल्स वहां पर फिर से ओजोन की लेयर की डिप्लीशन के अंदर हेल्प करेंगे, ओजोन को डिस्ट्रॉय करेंगे। अब देखो ओजोन की लेयर डिप्लीट हो रही है, मैंने आपको अभी रीजन बताया किसकी वजह से हो रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और बहुत सारे और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो हम लोग रिलीज कर रहे हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है। अब कर तो ये ह्यूमन कम्युनिटी ही रही है, इसीलिए ह्यूमन कम्युनिटी का ये कर्तव्य है कि हम अपनी ओजोन को बचाएं। इसको लेकर हम लोगों ने कुछ ऐसे रेगुलेशंस, कुछ कन्वेंशंस, कुछ प्रोटोकॉल्स लॉन्च किए थे जिसके अंदर हमारी दुनिया के अलग अलग देश जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं और एफर्ट्स लेते हैं अपने अपने लेवल पर टू प्रोटेक्ट ओजोन। ओके, सो फर्स्ट सच इनिशिएटिव इज वियना कन्वेंशन। वियना जो है ऑस्ट्रिया कंट्री जो है उसकी कैपिटल है, जहां पर ये कन्वेंशन जो है उसको साइन किया गया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। 1985 के अंदर अंडर यूएन ये साइन हुई थी, जिसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज ने, यूएन के जो मेंबर कंट्रीज हैं, उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया एंड दे रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कर्बिंग डैमेज टू ओजोन लेयर। तो उन्होंने यहाँ पर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को भी अंडरलाइन किया जो रीजन बनते हैं ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 के अंदर साइन हुआ था और 1989 के अंदर ये फोर्स में आया, इसके अंदर वियना कन्वेंशन के जो गोल्स थे उनको फुलफिल कैसे किया जाए इसके ऊपर बातचीत यहाँ पर हुई। एक बार दोबारा से अपना जो कमिटमेंट है यहाँ पर शो किया गया बाय द मेंबर कंट्रीज। सो द प्रोटोकॉल गिव्स प्रोविजंस टू रिड्यूस द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ दीज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। इनकी प्रोडक्शन और इनका कंजम्पशन दोनों को रिड्यूस करना है, तभी ओजोन प्रोटेक्ट होगी। इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की कई सारी अमेंडमेंट्स हुई, इन्हीं में से अभी एक रीसेंट अमेंडमेंट है जिसका नाम है किगाली इज अ प्लेस इन अफ्रीका, कैपिटल सिटी है ये रवांडा नाम की अफ्रीकन कंट्री की। 28th मीटिंग जो है पार्टीज की हुई 2016 के अंदर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है उसकी हर साल मीटिंग होती थी, 2016 के अंदर जो मीटिंग हुई है वहां पर ये जो एग्रीमेंट है वो साइन किया गया। नेगोशिएशंस जो है 197 नेशंस ने यहाँ पर साइन की और उन्होंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को यहाँ पर थोड़ा सा अमेंड किया और यहाँ पे कुछ ऐसी गैसेस को इन्वॉल्व किया गया जो रीजन बनती हैं ओजोन की डिप्लीशन का, कुछ एडिशंस हुई थी। इसके साथ साथ कुछ टारगेट्स जो थे वो तय किए गए थे कि कैसे कैसे कंट्रीज, चाहे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, कैसे इन कंट्रीज को फेज्ड मैनर में ये सारी गैसेस जो ओजोन को डिप्लीट करती हैं इनको कैसे अपने कंट्री के अंदर इनका प्रोडक्शन कम करना है, कैसे इनका कंजम्पशन भी कम करना है। सो इंडिया भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, इंडिया ने अपना यहाँ पर कमिटमेंट शो किया है कि हम लोग भी ऐसे सब्सटेंसेस जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की यहाँ पर बहुत मेन बात हुई और HCFCs, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की भी यहाँ पे बात हुई कि ये मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से हो रही है। तो हम इसको फेज्ड मैनर में, यानी धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं हो सकता बिकॉज वी आर फ्रॉम अ डेवलपिंग वर्ल्ड। तो डेवलप्ड वर्ल्ड के अलग टारगेट्स हैं, डेवलपिंग वर्ल्ड के यहाँ पे अलग टारगेट्स दिए गए, बट श्योरली वी ऑल आर वर्किंग इन दिस डायरेक्शन। So the parties are expected to reduce, as we said, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यहाँ पे करने हैं 80 to 85% आपने रिड्यूस करना है। कब तक? 2045, ठीक है। This phase down is expected to arrest। इन सारे एफर्ट्स की वजह से हम ये बात तो कर रहे हैं कि ओजोन की जो लेयर है उसका डिप्लीशन रिड्यूस हो जाएगा इससे, और धीरे धीरे करके शायद हम एक दिन ऐसा अचीव कर पाए जब ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी चीज। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा और भी यहाँ पे हमें फायदा होगा, विच इज रिड्यूसिंग द टेम्परेचर राइज।
हमारी धरती का टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है. वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन. इसी को हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं कि हमारी धरती जो है वो जरूरत से ज्यादा रेट के ऊपर गर्म हो रही है. ठीक है, तो इस एफर्ट की वजह से क्या होगा, वी आर एक्सपेक्टेड टू अरेस्ट, हम कंट्रोल करने में केपेबल हो जाएंगे. ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है ना राइज, उसका कितना हो, सिर्फ 0.5 डिग्री सेल्सियस. और कब तक अचीव कर पाएंगे अगर अभी से एफर्ट करेंगे, बाय 2100. ठीक है जी, तो इतना चीज हम अचीव कर सकते हैं कि हमारी धरती जो है वो इतनी गर्म हो, इससे ज्यादा गर्म ना हो. अभी तक पेरिस एग्रीमेंट जो है इसको बार बार अंडरलाइन करता रहा है. रिसेंटली रिपोर्ट भी आई थी आईपीसीसी की, जिसके अंदर ये बात फिर से अंडरलाइन की गई. तो हमने क्लाइमेट पैक्ट जो है यहाँ पे साइन किया था, कहाँ, पेरिस के अंदर. तो उन्होंने कहा था कि हम लोग जितना इंडस्ट्रियल लेवल से अब तक चले आ चुके हैं, ये समा हमारा आ चुका है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम नहीं चाहते कि 1.5 डिग्री से ज्यादा हमारी धरती का टेम्परेचर जो है वो चेंज हो. ठीक है, राइज नहीं होना चाहिए, रेट ऑफ राइज जो है वो कम होना चाहिए धरती के गर्म होने का. ओके, तो ये बार बार वो लोग अंडरलाइन करते रहे, कहते अगर इससे ज्यादा हो गया ना टेम्परेचर राइज, तो इस प्लैनेट की तबाही जो है वो निश्चित है. ना ही सिर्फ ह्यूमन कम्युनिटी, एवरीबडी ऑन दिस प्लैनेट, चाहे वो धरती पे रह रहे जानवर हैं, पानी में रह रहे जानवर हैं, या प्लांट्स हैं, ह्यूमंस तो चलो है ही है, सब लोग यहाँ पर अफेक्ट होने वाले हैं. एंड द ओनली रीजन इज यहाँ पर ह्यूमन कम्युनिटी. ह्यूमंस ने जो यहाँ पर इतनी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन करके इतने सारे जो गैसेस रिलीज करे हैं, उसका रिजल्ट जो है, उसका खामियाजा जो है, हम आज की डेट में भुगत रहे हैं. और आने वाले समय पे हमारे फ्यूचर जनरेशन्स जो हैं वो ना भुगते हमारे इस एक्शन की सजा. इसीलिए हमें इन एफर्ट्स को लेने की जरूरत यहाँ पर है, और अभी नहीं तो कभी नहीं. सो लास्टली, दिस इज अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट, इसीलिए हमने ये करा है. नया जो रिविजन करके हम ये एग्रीमेंट लेके आए हैं. ठीक, एंड 1 जनवरी 2019 को ये इफेक्ट में आ चुका. ओके जी, क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर. देखिए, ओजोन होल जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. पेपर के अंदर ये बार बार किसी ना किसी फॉर्म में पूछा जाता रहा है. आपका जीएस का जो पेपर 3 है, एनवायरमेंट के अंडर ये आपको पूछा जा सकता है. एंड प्रीलिम्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि इस बार ओजोन होल बाकी पिछले सालों से काफी ज्यादा बड़ा रहा है, अंटार्कटिका के साइज से बड़ा हो गया है. तो यहाँ पे क्वेश्चन आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है. यहाँ पर क्वेश्चन वो लोग आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से पूछ सकते हैं, ओजोन होल किस तरह से बनता है और कौन कौन से इसके अंदर सब्सटेंसेस जो हैं इन्वॉल्व रहते हैं, गुड ओजोन क्या है, बैड ओजोन क्या है, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं. सो दिस इज अ वेरी वेरी प्रोबेबल टॉपिक फॉर यूपीएससी मेंस की. अगर हम बात करें, डेफिनेटली दे कैन आस्क यू अबाउट ओजोन होल इन डिटेल. वो आपको इसके बारे में पूछ सकते हैं, व्हाट इज ओजोन होल, हाउ इट इज अफेक्टिंग द ह्यूमन कम्युनिटी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन. ये सारी चीजें जो हैं आपसे पूछी जा सकती हैं. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक किए बिना मत जाइएगा. और हमें आप फॉलो कर सकते हैं ज्यादा अपडेट्स के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर. और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को. थैंक यू सो मच.